हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। और बेटा इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में केवल एक हल्का सा ओवरव्यू दिया था। केवल मैंने बताए थे कि भाई इतने फंक्शन होते हैं मैनेजर्स के और उन्हें इस तरह से ये काम करना पड़ता है। लेकिन बेटा इस वीडियो में आज हम मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। बेटा मैनेजर्स के फंक्शंस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल मैं आपको प्राइमरी जो फंक्शंस हैं वही बताऊंगा और उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये पहले देख लेते हैं बेटा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेटा प्राइमरी फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग आता है, जबकि सेकेंडरी फंक्शन में डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये 5 फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बेटा प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं ना वो केवल और केवल मैनेजर्स लोग ही करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी फंक्शन है वो मैनेजर भी कर सकते हैं। यदि मैनेजर के पास में ओवरलोड है काम का तो वो अपने सबऑर्डिनेट से भी वो काम करवा सकते हैं। और प्राइमरी जो फंक्शन है ना बेटा वो एक मैनेजर को रोजाना जब वो अपने ऑफिस में जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को जब घर लौट के आता है तो सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करता है वो होते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन। ये तो रोजाना उसे करने ही होंगे, जबकि जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं जरूरी नहीं है कि वो रोजाना करें। सेकेंडरी फंक्शंस मैनेजर के द्वारा कभी कभार ही किए जाते हैं। तो चलिए बेटा आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी फंक्शंस को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम प्राइमरी फंक्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। बेटा मैं फिर दोबारा इस वीडियो में कह रहा हूं आपको कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस है ना इनकी जो मीनिंग है या इनके बारे में डिटेल से आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। केवल इसी वीडियो में आपको हर चीज को बारीकी से समझाया जाएगा। तो चलिए बेटा जो प्राइमरी फंक्शन की मीनिंग होती है वो ये है कि द मेन फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शन होते हैं, मतलब यूं कह लो कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्य काम करता है, जो मेन जो काम करता है, उन्हीं मेन काम को हम क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शंस। अब इसकी थोड़ी सी हम फीचर्स देखें तो फर्स्ट है बेटा दीज आर सच फंक्शंस फॉर विच ए मैनेजर इज नोन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा एक मैनेजर अपने जिन कामों से पहचाना जाता है कि जिनको एक नॉर्मल पर्सन भी पहचाने कि ये पर्सन मैनेजर है या नहीं है, तो ऐसे काम इस प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं बेटा। सेकंड है दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स एवरी डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोजाना उसे करने पड़ते हैं। तो चलिए बेटा अब देख लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस में मैनेजर्स के कौन कौन से फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है। तो बेटा प्राइमरी फंक्शंस में जो पहला फंक्शन होता है मैनेजर्स का वो है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा एडवांस में सोच लेना। प्रेजेंट में रहकर आप फ्यूचर के बारे में चीजें सोचते हो तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा प्लानिंग। तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि भाई भविष्य में हमें क्या करना है उसके बारे में आज ही सोचना, वही कहलाता है बेटा प्लानिंग। अब प्लानिंग वाले जो काम होते हैं मैनेजर्स के, उनमें मैनेजर्स कौन कौन से काम करता है। तो बेटा प्लानिंग में केवल और केवल मैनेजर सोचता है। और वो क्या क्या चीजें सोचता है तो देखिए फर्स्ट है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हाई इट इज टू बी डन और इस काम को क्यों करना है, हाउ इट इज टू बी डन, ये जो काम है या जो हमारा बिजनेस में हम जो नया काम शुरू कर रहे हैं वो हम कैसे कर पाएंगे, हु विल डू इट और इस काम को कौन कर पाएगा, व्हेन इट इज टू बी डन और इस काम को हम कब शुरुआत करेंगे, वेयर इट इज टू बी डन। और फिर इसमें ये डिसाइड किया जाता है बेटा कि जो भी काम होगा वो कौन से एरिया में जाकर हम करें कि हमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक हमें जो सुविधाएं हैं हमारे बिजनेस को, वो आसानी से मिल पाए बेटा। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट रिसोर्सेज लिविंग और नॉन लिविंग फॉर डूइंग प्लान्ड वर्क इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को कि सबसे पहले जो मैनेजर काम करते हैं वो है प्लानिंग, मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि हमें काम करना है। अब वो काम हम किसकी मदद से करेंगे, तो जितने भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग का मतलब अपना स्टाफ और नॉन लिविंग का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग, मशीनरी और ये जो लैंड वगैरह है इनकी व्यवस्था कैसे करनी है। तो कुछ इस तरह के ही काम एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है। तो बेटा अब हम देखते हैं कि मैनेजर्स जो लोग हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के दौरान कौन कौन से काम करते हैं।
बेटा फर्स्ट इसमें है अरेंजिंग रिसोर्सेज। हमने एक बार प्लान कर लिया, अब हमें उन रिसोर्सेज की व्यवस्था करनी है जिनके बलबूते पर हम हमारा बिजनेस चलाएंगे। फिर सेकंड होगा डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा प्लान्ड वर्क को पूरा करने के लिए हमारे पास में जो भी काम होगा उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे ताकि वो जल्दी काम हो जाए। मेकिंग डिपार्टमेंट्स, इसी तरह से हमारा बिजनेस शुरू करना है हमें तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स भी बनाने होंगे। डिटरमाइनिंग जॉब पोजीशन, उन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो उनका जॉब लेवल क्या होगा, उनकी पोजीशंस को फिक्स करना। और जब एम्प्लॉयज की जॉब फिक्स हो जाए तो फिर उनको ड्यूटी वगैरह देना कि भाई आपका काम ये है, आपको ये काम करना होगा। और इसी तरह से डिटरमाइनिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी पोजीशन पर बैठकर काम करता है तो फिर उसे ये बताया जाता है कि आपकी अथॉरिटी ये होगी और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयज के प्रति ये बनेगी। अब जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फोटो डाली है। बेटा ये जो फोटो है वो मेरे कोचिंग की है। मैं बेटा अपने गांव में ही एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ। 10-11 सालों से मैंने 2009 में अपनी कोचिंग की शुरुआत की थी। तो जब मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी तो मुझे भी बेटा ऑर्गेनाइजिंग करना था चीज़ों का। मतलब यदि मैं टीचिंग का जॉब कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसमें मैं पेपर बना सकता हूँ। इसके बाद में मुझे प्रिंटर की जरूरत पड़ती है ताकि मैं बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, प्रिंटेड जो क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से मुझे किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यदि मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो बेटा इसके साथ ही मुझे बोर्ड की जरूरत है, फैन की भी जरूरत रहेगी, एक डेस्क चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। तो बेटा ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ इन चीजों को, तो बेटा ये मेरा कौन सा काम होगा मेरी कोचिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग वाला। आप बेटा जरूर बताएंगे कि मेरी कोचिंग का इंटीरियर जो डिजाइन है वो आपको कैसा लगा, प्लीज जरूर बताइएगा। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमें बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करने के बाद में हमने जो भी प्लानिंग की है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा। वो हमने ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन था उसमें देख लिया। अब बेटा जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सब आकर आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। अब उनको मोटिवेट भी तो करना होगा ना, गाइडिंग भी करना होगा, इंस्ट्रक्शन भी देने होंगे। तो बेटा कुछ इस तरह का ही काम डायरेक्टिंग वाले फंक्शन में होता है। तो बेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको समय समय पर गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि उन एम्प्लॉयज को पता चल जाए कि भाई आप लोग यानी कि जो आपका बिजनेस है आपके एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन रख रखा है कि आपसे वो किस तरह से काम करवाना चाहता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि एक मैनेजर जो है वो डायरेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से काम करता है। तो बेटा फर्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्टिंग सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट। तो बेटा इन तीनों का मतलब यही है कि जो भी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज वगैरह ऑफिस में बैठकर, डिपार्टमेंट्स में बैठकर काम कर रहे हैं तो बेटा उनको इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना समय समय पर और उनको सुपरवाइज करना जो एम्प्लॉयज हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और वहां पर लड़ाई झगड़े न हो उनके लिए पॉजिटिव माहौल तैयार करना। और इंड्यूसिंग देम डूइंग वर्क इन डिजायर्ड वे, और उनको इस तरह से इंड्यूस करना, मनाना या प्रेरित करना कि वो आपकी इच्छा अनुसार काम कर पाए। तो बेटा ये 4-5 ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि एक मैनेजर को अपने डायरेक्शन के अंतर्गत करने पड़ते हैं। अब अगर हम बेटा बात करें कंट्रोलिंग की, तो बेटा कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपेयर करना और जहां कहीं भी कोई गलती मिल जाए उसको करेक्ट करना, सुधार करना। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं एक मैनेजर को अपने कंट्रोलिंग के अंडर करने पड़ते हैं बेटा। तो बेटा इसमें क्या है कि जो मैनेजर लोग हैं ये देखते हैं कि जो हमने पहले से ही एक गोल फिक्स किया था क्या हम उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। और जो गोल हमने पहले ही फिक्स कर लिया है ना बेटा उसको हम यहाँ पर कहेंगे स्टैंडर्ड वर्क। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस 1 साल बाद में निकल के आती है वो देखा जाता है। तो जो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड यानी कि पूरे साल भर तक जो हमने काम किया और जो हमने पहले डिसाइड कर रखा था 1 साल पहले कि भाई हमें ये गोल अचीव करना है, तो फिर लास्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वास्तव में हमने जो शुरुआत में सोचा था कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे क्या हम कमा पाए। तो बेटा अगर नहीं कमा पाए तो उसमें वेरिएशंस क्या है, मतलब उसमें क्या अंतर आया, इस अंतर के कारण को जानकर और जो वेरिएशंस होते हैं उनको हम हटाते हैं बेटा। तो देख लेते हैं बेटा मैनेजर्स जो लोग हैं वो कंट्रोलिंग के अंदर कौन कौन से काम करते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ बेटा, अभी बताया था ना मैंने कि एक फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही कुछ गोल फिक्स कर दिए जाते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड जो वर्क है या स्टैंडर्ड गोल कहते हैं। मेजरिंग एक्चुअल वर्क, फिर पूरे साल भर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं जो उनका एक्चुअल वर्क होता है उनकी नापाजोखी की जाती है। और थर्ड है बेटा कंपेयर एक्चुअल वर्क विद स्टैंडर्ड वर्क, जो हमने पहले गोल फिक्स किया था और जो एक्चुअल जो काम है उसमें कंपेयर करते हैं। फिर फोर्थ होता है बेटा फाइंडिंग डेविएशन, और उन दोनों में जो भी अंतर आया, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आपने पहले ये डिसाइड किया था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या बेटा,
केवल 8 लाख रुपीस का ही हमने प्रॉफिट कमाया। तो ये जो 2 लाख रुपए का डेविएशन आया है, जो डिफरेंस आया है, उसको हम बेटा कोशिश ये करते हैं कि अगले साल इतना कम प्रॉफिट हम नहीं कमाएं, और इस तरह से हम इस डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं करेक्टिव मेजरमेंट अपनाकर। अब यदि बेटा हम मैनेजर्स के प्राइमरी फंक्शंस के लास्ट फंक्शन की बात करें ना बेटा, तो वो है बेटा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में होता है तालमेल बनाए रखना। तो बेटा यहाँ पे तालमेल किस में बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में तालमेल बनाना ही बेटा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो बेटा यदि इसकी मीनिंग देखें तो वो है कोऑर्डिनेशन मीन्स टू एस्टेब्लिश हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, परचेजिंग डिपार्टमेंट हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, इनोवेशन डिपार्टमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट हुआ। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बेटा। वो डिपेंड करता है बेटा, यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो फिर उसमें डिपार्टमेंट्स की संख्या भी कम होगी, और यदि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसमें डिपार्टमेंट्स की संख्या भी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा डिपार्टमेंट्स की संख्या होगी तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स या उनमें लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहेगी। होता ही है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प नहीं करता इन्फॉर्मेशन देने में या उससे इन्फॉर्मेशन लेने में। तो इसीलिए बेटा एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में तालमेल बैठाया जा सके। इसीलिए बेटा कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है बेटा। बेटा ये मैनेजमेंट की आत्मा होती है। कौन? कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी बाकी 4 फंक्शंस थे कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरे हैं। यदि एक मैनेजर ने चारों काम कर लिए, अपने जो 4 फंक्शंस पूरे कंप्लीट कर लिए, लेकिन बेटा उन चारों कामों में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो चारों काम बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा ये देख लेते हैं कि एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है बेटा इसमें एस्टेब्लिशिंग यूनिटी इन एम्प्लॉयज, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो बहुत से एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटीज में यूनिटी लाना। मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करें, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की बात कही जाती है हमेशा। तो बेटा वो सब एम्प्लॉयज मिलजुल कर इस तरह से काम करें कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, प्रॉफिट कमाना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, ये जो सारे गोल हैं ना बेटा वो हम टाइमली अचीव कर लें। सेकेंड है बेटा यूनिटी इन डिपार्टमेंट्स। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। अब जरा सोचो बेटा, यदि सेल्स डिपार्टमेंट हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि हमारी सेल इतनी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अधूरी इन्फॉर्मेशन मिली। इसी तरह से यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हमें रॉ मटेरियल जो है वो कितना परचेज करना है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो बेटा इसी तरह से ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में तालमेल बनाए रखना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है बेटा। और हाँ बेटा, मैनेजमेंट का जो सेकेंडरी फंक्शन है ना, वो हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे कि इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो आपको समझ में आए या नहीं आए। यदि बेटा समझ में आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करना, नहीं समझ में आ रहे हैं तो बेटा डिसलाइक जरूर करो, लेकिन उसका रीजन जो है ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। थैंक यू।